नमस्कार दोस्तों, मैं सनी राणा आप सभी का विद्याकुलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स में कुछ पिछले टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था, तो एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अगर डेफिनेशन आपको याद होगा, ठीक है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेड SHM इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट such that its acceleration at any instant is directly proportional to its displacement. Okay, but this displacement is negative, or you can say opposite, okay, to the acceleration. So ऐसे मोशन जिसमें ये तीन कंडीशन हो, पहला कंडीशन कि मोशन टू एंड फ्रो हो, दूसरा कंडीशन क्या था कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तीसरा कंडीशन क्या था, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे पीरियोडिक मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट उसका निकाले थे हम लोगों ने, एम्पलीट्यूड देखा था और वेलोसिटी देखा था, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट of particle in simple harmonic motion, that is y equal to r sin omega t। ये इक्वेशन आपको थोड़ा माइंड में सेट रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विच आर एक्सिक्यूटिंग SHM, जो SHM कर रहा है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, देन r sin ओमेगा t, जहाँ पर अपना अपना मीनिंग है। r इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड साइन इज द फंक्शन। ओके, ये ग्राफ आपको ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल कहने का मतलब जब वो फॉरवर्ड मूव करता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब जब वो बैकवर्ड मूव करता है। ओके, तो इसी ग्राफ से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि ये ग्राफ साइन का है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन साइन का है। नाउ इसी में हम लोगों ने देखा था एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, उस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, ठीक है। और चूंकि जानते हैं हम साइन का कंपोनेंट है, इसमें साइन का फंक्शन है, तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम किस केस में होता है, मैक्सिमम जब साइन का वैल्यू 90 डिग्री हो, ठीक है। साइन का जो एंगल है, उस एंगल का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इस वे में y इक्वल टू हमारे पास r आएगा। सो दिस r इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। नाउ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जब हमको मिल गया, ठीक है, तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन में कि जब वेलोसिटी को मालूम करना हो तो हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, डिफरेंशिएट करते हैं, इसी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जाना है ये। अब इसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर, टाइम के रिस्पेक्ट में। और जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस टाइप से कुछ हमारे पास थोड़ा मैथमेटिकल टर्म आएगा, सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू r ओमेगा
कॉस ओमेगा टी आएगा। कुछ यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी को जब आगे प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस टाइप से आया था, ठीक है। आप लोगों ने रिवाइज किया होगा और फिर कॉस ओमेगा टी को हम वैल्यू इससे रिप्लेस कर देंगे। बाद में इसको पुट किया जाता है और भी इक्वल टू वैल्यू आ जाता है ओमेगा इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन और दिस इक्वेशन इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग SHM, ओके। इसमें स्पेशल केस भी देखे थे, 2 केस हम लोगों ने डील किया कि यदि y जो डिस्प्लेसमेंट है ये मिनिमम हो और मैक्सिमम हो, मिनिमम किस केस में होगा और मैक्सिमम किस केस में होगा, तो यहाँ पर से समझने का प्रयास करें। मिनिमम जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर होगा उस समय y का वैल्यू क्या होगा, 0, ओके। और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा, यानी कि इस छोर में या फिर इस छोर में हो, पॉइंट ए और बी इज द एक्सट्रीम पॉइंट, तो जब पार्टिकल ए या बी पर होगा उस समय वाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जब मिनिमम हो तो वाई बराबर 0 और मैक्सिमम हो तो वाई बराबर आर लेंगे। तो ये 2 केस हम लोगों ने डील किया था। तो जब y का वैल्यू मिनिमम हो, यानी कि y इक्वल टू 0, एट दैट केस y will be neglected and then v इक्वल टू ओमेगा और r स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो r आएगा, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा r, ठीक है। नाउ जब y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी y मैक्सिमम कब होता है, r मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, दिस वन, तो y का वैल्यू r हो गया, r स्क्वायर बैठाएंगे, r स्क्वायर कट जाएगा 0, ठीक है। तो y बराबर वैल्यू क्या आ गया, v बराबर 0, यानी वेलोसिटी देखो नेगेटिव हो रहा है। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, उस केस में वेलोसिटी मिनिमम, जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम, ओके। सो ये केस यहाँ पर डिफाइन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जब मिनिमम वैल्यू होता है डिस्प्लेसमेंट का उस समय वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पार्टिकल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच पॉइंट, ठीक है। तो मेन पॉइंट यहीं पर अगर मिनिमम वेलोसिटी पूछा जाए तो एट द एक्सट्रीम पॉइंट, ओके। अब इसी में हम आगे चलते हैं और आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड दिस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल which is in simple harmonic motion. So इसका डेफिनेशन क्या होगा, the rate of change of velocity of the particle is called its acceleration. आप लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। और यहाँ पर जैसा कि फिगर में डेफिनेशन में आपको कहा गया है, ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाय डी टी, ठीक है, डी वी बाय डी टी। और हियर अगर वेलोसिटी में हम जाएं और वेलोसिटी में इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है, या नहीं तो आप पिछले कॉपी में पलट ले, ठीक है। तो इसमें अगर हम पुट कर दें, ठीक है, सिंस वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, दिस वन इज द कॉस ओमेगा टी। ये वैल्यू हम लोग जानते हैं। नाउ इस वैल्यू को अगर पुट किया जाए
इस वैल्यू को y के v के जगह पर अगर पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर a इक्वल टू d बाय डी टी और इनटू में हो जाएगा r ओमेगा और cos ओमेगा t, दिस वन cos ओमेगा t। अब एक यहाँ पर छोटा सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि यदि डिफरेंशिएशन हो u और v का x के रिस्पेक्ट में, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक को बाहर कर देते हैं, u बाहर हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, और फिर प्लस लिखेंगे, अब की v बाहर हो जाएगा और u का डिफरेंशिएशन, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक को अगर हम u मान ले, एक को क्या मान ले, v मान ले, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके। सो यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज होगा, देखा जाए, ठीक है। आगे तो हियर एक और फॉर्मूला, अगर आप इसको रिप्लेस कर दें, ठीक है, अभी एक समय के लिए इसको हम कांस्टेंट मान लें, आर ओमेगा को, अगर ये फॉर्मूला ना भी यूज करके इसको कांस्टेंट मान लें, तो इसको अगर आगे निकाल दिया जाए, आर ओमेगा डी और कॉस ओमेगा टी बाय डी टी, क्लियर। सो ये हो जाएगा आर ओमेगा और कॉस, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, कॉस ओमेगा टी, और अगर यहाँ पर डी, अगर कॉस थीटा मान लिया जाए, कॉस थीटा हो और डी थीटा, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा के जगह पर यहाँ पर ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी लिख देंगे, ठीक है। सो हियर इसका हम लोग लिख लेते हैं कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय डी ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी बाय डी टी, ठीक है। और फिर इसका वैल्यू आ जाएगा a इक्वल टू आर ओमेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में ये ओमेगा बाहर निकल जाएगा और डी टी बाई डी टी रहेगा, ये ओमेगा बाहर निकल जाएगा तो डी टी बाई डी टी, और डी टी बाई डी टी यानी कि अगर डी एक्स बाई डी एक्स हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसी तरह से अगर डी टी बाई डी टी रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर ये ओमेगा बाहर हो गया और इनटू में डी टी बाई डी टी बचा तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। अब इस तरह से ये ओमेगा और ये ओमेगा मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। सो हियर यू कैन राइट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। चलिए फिर से यहाँ तक समझते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, और चूंकि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, वेलोसिटी में, वेलोसिटी जहाँ पर बताएं वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस वन, उसको हम लोगों ने पुट कर लिया। अब क्या किए, आर ओमेगा को बाहर कर दिए, डिफ्रेंशिएशन कर दिए यहाँ पर, ठीक है। ये आर ओमेगा को बाहर कर दिए, बच गया क्या, डी कॉस ओमेगा टी। डी कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ओमेगा बाहर हो जाएगा, डी टी बाई डी टी, इसका हो गया 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं
ए इक्वल टू, अगर माइनस ओमेगा को एक साथ लिख दें, ठीक है, माइनस ओमेगा इज रिटेन हियर एज लाइक दिस वन, एंड आर को इधर लिख दिया जाए आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, ओमेगा स्क्वायर को आगे कर दिया और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर को आगे आर साइन ओमेगा टी ये लिख दिया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, सिंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन SHM क्या होता है, आर साइन ओमेगा टी। तो इस पूरे आर साइन ओमेगा टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, वाई से, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया वाई। क्लियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, यहाँ पर अब आप लोग लिख सकते हैं कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल executing simple harmonic motion. Simple harmonic motion of particle oscillating simple harmonic motion. क्लियर। अब यहाँ से भी आप डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अगर ओमेगा को हम कांस्टेंट मान लें, एंगुलर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, तो ए इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और वाई है। आप जानते हैं कि कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पर लाएंगे, जैसा कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लाते हैं, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या, प्रोपोर्शनल का साइन। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर। सो इसमें दो केस है, इसमें केस डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज द केस, स्पेशल केस, a special case, and that special case, case 1, कि यदि if displacement will be 0, यदि y क्या हो, 0 हो, then acceleration यानी कि dv बाय dt इक्वल टू क्या होगा, dv बाय dt। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू dv बाय dt, और वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को dy बाय dt। और इस तरह से अगर y का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, y का वैल्यू 0, अगर y का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट भी कर दिया जाए, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी टी, और d बाई डी टी वाई बराबर क्या, r साइन, ठीक है, ओमेगा t है, ठीक है। तो अगर ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए तो 0 का डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू डी बाई डी टी, एंड अगेन डी बाई डी टी, ये 0 है, दैट विल बी 0, ये क्या हो जाएगा 0, और ये 0 हुआ, फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, ये अगेन 0, और फाइनली मिला करके क्या हो जाएगा
0, सो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, एंड एक्सेलरेशन इज 0, इट मीन्स दिस इज द मिनिमम, ये क्या है मिनिमम है, मिनिमम यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो। मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बता दूँ, ठीक है, ये पार्टिकल अगर इस जगह पर है तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 0, ये मीन पोजीशन है। और जब पार्टिकल मोशन करके यहाँ पर आ जाए एक्सट्रीम पॉइंट पर, इस जगह पर, उस समय यहाँ पर y क्या होता है मैक्सिमम, जिसको हम r कहते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर देखें यहाँ पर तो इस जगह पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितना होता है अगर आपको ध्यान हो तो r ओमेगा, वेलोसिटी कितना होता है r ओमेगा, मैंने आपको बताया था ग्राफ में, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होता है r ओमेगा। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि इस मीन पॉइंट पर, दिस इज द मीन पॉइंट, ये मीन पॉइंट है। तो मीन पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है r ओमेगा, इसको हम कहेंगे मिनिमम, दिस इज द मिनिमम, ये भी क्या हो गया मिनिमम, लेकिन ये हो गया मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो एक्सेलरेशन भी 0 होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। इसी का जस्ट उल्टा केस होगा जब मैक्सिमम हो जाए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। केस नंबर 2 डिफाइन करते हैं नाउ, केस नंबर 2, केस 2 कि इफ y इक्वल टू r, y इक्वल टू r यानी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज dv बाय dt, ओके, ये कितना होगा, तो a इक्वल टू d बाय dt, वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं d बाई डी टी यानी dy बाई डी टी, वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम हो r हो, ठीक है, दिस वन, तो r कितना होगा, इस केस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि अभी हम लोगों ने देखा है r ही मान करके चला था, ये वैल्यू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और r, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर r। अभी एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने निकाला है, दिस वन, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कितना निकाला है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई जब मैक्सिमम हो जाए, वाई क्या हो जाए मैक्सिमम, तो उस केस में r यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है, ठीक है, वाई है। तो यदि यहाँ पर इफ y इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आएगा 0, ये मिनिमम, ये हो गया मिनिमम एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन। और यदि, ठीक है, यहाँ पर दूसरा केस है कि यदि a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है, ये तो जानते हैं, यदि y इक्वल टू मैक्सिमम हो, y इक्वल टू मैक्सिमम मतलब r, ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और इनटू में r,
तो यहाँ से भी आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो यही वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ इस ग्राफ में कह सकते हैं कि इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर जब वैल्यू y इक्वल टू r है, मैक्सिमम है, तो इसका ग्राफ या डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान लिया ये मेन पोजीशन है और ये है एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ पर y का वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू r है। तो इस जगह पर वेलोसिटी जो है वो 0 होता है, मिनिमम। ये वैल्यू क्या है, मिनिमम है। लेकिन एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर मैक्सिमम होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन ये अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम है, दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम, ओके, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये कह सकते हैं दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम। नेगेटिव देख करके आप ये मत समझना कि ये मिनिमम है। नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर अपोजिट, ओके। सो हियर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है, मेन पॉइंट पर या फिर एक्सट्रीम पॉइंट पर, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर, ओके। चलिए, तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन भी ख़त्म हो गया, ओके। तो इस पूरे बात का निचोड़ यही है कि द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM, that is the acceleration of amplitude, okay, and the magnitude of this one is the omega square r। यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही कहलाता है एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, ओके, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन amplitude। This maximum acceleration is known as acceleration amplitude। जिस तरह से maximum displacement is called amplitude, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जिस तरह से नोट में करके, ठीक है। दिस वन इज maximum displacement is termed as amplitude। एम्पलीट्यूड सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, ओके, इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। उसी तरह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज जनरली नोन एज एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, ओके, दिस वन। चलिए, तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन की बात। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सब टॉपिक से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं भी आए तो आप एक बार दो बार वीडियो को देखें, बार बार उसको पुनरावृत्ति करें, दोहराएं, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो ये पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। सो नाउ next topic is the expression for the time period and frequency of the particle executing simple harmonic motion।
जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, एज वी नो दैट द एक्सेलेरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वी नो दैट the acceleration of a particle executing SHM, simple harmonic motion, is as सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और वाई, ये पढ़ा दिस वन। अगर हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ओके। सो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ओनली दैट इज द ओमेगा स्क्वायर वाई, ये है ओमेगा स्क्वायर वाई मैग्नीट्यूड। इस चीज़ को हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, ये भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, चूँकि ये हम लोग जानते हैं। नाउ सर्कुलर मोशन में आपको याद होगा, सर्कुलर मोशन में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी पढ़े थे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एक इस इक्वेशन को थोड़ा सा लिखना चाहें, ठीक है, दिस वन, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय वाई, और अगेन ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बाय वाई, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ angular velocity is also defined in the circular motion. Also we know that omega equal to theta by t, angular velocity equal to angular displacement by time। और यदि यहाँ पर टाइम पीरियड यानी कि टी हो जाए, कैपिटल टी, उस समय थीटा का वैल्यू 2 पाई हो जाएगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 2 पाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन। तो 1 ऑक्सीलेशन जब कोई पार्टिकल करेगा तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई। आपको ध्यान होगा, ठीक है, कि अगर पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो आया तो ये पाई हो गया, ये थीटा, यही थीटा बढ़ते गया, ठीक है, ये थीटा, यही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर जब आया तो पाई, और फिर घूम करके यहाँ पर आया तो ये कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन हो गया। तो 1 ऑक्सीलेशन हो गया तो यही थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाता है, थीटा इक्वल टू 2 पाई। और 1 ऑक्सीलेशन में लिया गया टाइम ही कहलाता है टाइम पीरियड। तो दिस टी इक्वल टू क्या हो जाए, कैपिटल 2। इफ थीटा इक्वल टू 2 पाई देन टी इक्वल टू टाइम पीरियड। सो ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, 3 को किससे इक्वेट कर देना है, 2 से। तो इक्वेशन नंबर 3 इज 2 पाई
by t, and this is equal to root under a by y. Now therefore t इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू यहाँ t इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, t इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय रूट अंडर a बाय वाई. दिस इज, ये t यहाँ चला गया t, और ये इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. अब अगर इसको हम बात करें तो 2 इंटू इस पूरे को हम रूट लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय a बाय वाई. ये y कहाँ चला जाएगा, दिस y इज गोज टू अपवर्ड. ठीक है. ये पूरा किसके बराबर है, t के बराबर. देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 2 इंटू रूट अंडर y बाय a, एंड सो दिस इज द t. सो फाइनली क्या आ गया, टाइम पीरियड इक्वल टू, फाइनली द टाइम पीरियड दैट इज t इक्वल टू 2 और इंटू रूट अंडर y बाय a. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, जहाँ पर y क्या चीज़ है, दिस y इज हियर, y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड a इज द एक्सेलरेशन. ठीक है. y is the displacement and a is the acceleration. So time period of the particle executing simple harmonic motion is given as 2 into root under displacement of that particle divided by acceleration of that particle. Okay, तो ये दोनों जो इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड. क्लियर. तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे. ठीक है. नाउ इसी में हम लोग आगे चलते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत बार हमने बताया. एफ इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से या फिर एन से. ठीक है. दिस इज द फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पार्टिकल विच आर ऑक्सीलेटिंग और वाइब्रेटिंग इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, यानी कि एफ इक्वल टू 1/t. ठीक है. एफ इक्वल टू 1/t, और सिंस t इक्वल टू, यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, t इक्वल टू इतना है. ठीक है. सो t इक्वल टू यहाँ पर अगर बैठा दिया जाए, सिंस t इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर y बाय a, तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1/2 और इंटू में y बाय a. ठीक है. सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो रिटेन एज 1/2 इंटू, ये a ऊपर चला जाएगा. ठीक है. ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a बाय वाई. ठीक है. सो दिस इक्वेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल executing simple harmonic motion is 1/2 into root under acceleration of that particle divided by displacement of that particle. Clear? So ये हो गया आपका expression of the time period and frequency of that particle which are executing simple harmonic motion. नाउ इसके बाद एक छोटा सा टर्म है, टॉपिक. दैट टॉपिक इज द सिंपल पेंडुलम.
आप अपने टॉपिक में देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज द सिंपल पेंडुलम। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल के बाद हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम एंड सेकंड पेंडुलम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज सिंपल पेंडुलम के बारे में समझते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है जिसमें एक मेटेलिक बॉल जिसको हम बॉब कहते हैं, ठीक है। दिस इज द मेटेलिक बॉल, ठीक है। ये है आपका मेटेलिक बॉल जिसको बॉब कहा जाता है, ठीक है। एक बॉब होता है भारी भरकम कोई वस्तु, और इसको एक स्ट्रिंग से, ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब धागा, स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का खासियत क्या है कि ये वेटलेस है, इसका वेट जो है लगभग शून्य है, ठीक है, वेटलेस है, और साथ ही साथ ये जो है वो इनफ्लेक्सिबल है, इनफ्लेक्सिबल या फिर इनएक्सटेंसिबल कह सकते हैं। इनएक्सटेंसिबल कहने का मतलब इसकी जो तन्यता है वो भी शून्य है, ठीक है। होता है कोई मेटल लो, मान लो वायर, और उसमें अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट को लटका दें तो वो धीरे 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 खिंचा जाता है, लंबा हो जाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई स्प्रिंग होता, और स्प्रिंग में आप कोई ऑब्जेक्ट को लटका देते तो ये स्प्रिंग की साइज बढ़ जाती, ठीक है। इसी तरह से कोई अगर वायर है, पतला वायर, और उसमें अगर हैवी ऑब्जेक्ट लटका दें तो ये वायर का साइज धीरे 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 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं तन्यता, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर एक्सटेंसिबल, ठीक है, एक्सटेंसिबल या फिर फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसी में इन लगा देंगे तो उसका उल्टा, ठीक है। तो जिसमें तन्यता ना हो ऐसा एक धागा लेना है, और उस धागे का वेट भी लगभग ना हो, ठीक है, और उस धागे से मेटल के एक बॉल को, जिसको हम बॉब कहते हैं, उसको लटका दें, और लटका दें, और जो सपोर्ट होगा वो रिजिड होगा, बिल्कुल ये सपोर्ट रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ पर लटकाए तो जिस सपोर्ट में लटकाए वही टूट करके नीचे गिर जाए, ठीक है, तो फिर वो रिजिड नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये हार्ड तरीके से हम लटका दें इसको, ठीक है। जिस भी कील या जहाँ भी इसको हम अटैच करें वो काफ़ी स्ट्रांग हो, ठीक है, ये सिलिंग स्ट्रांग हो, या जो भी जगह हम पॉइंट पे लटका रहे हैं वो काफ़ी हार्ड हो, तो उसको हम रिजिड कहते हैं, ठीक है, रिजिड सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम इज अ सिस्टम, okay, in which a point mass or bob is suspended by weightless and inextensible string which are fixed or which is fixed rigidly, okay। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सिंपल पेंडुलम इज अ पॉइंट मास, ओके, सस्पेंडेड मतलब लटकाया जाता है, बाय वेटलेस एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये एक साथ है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स्ड रिजिडली टू अ सपोर्ट, एक सपोर्ट से ये बहुत ही स्ट्रांगली लटकाया जाता है। देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, ओके। अब इस सिंपल पेंडुलम में होता क्या है, ठीक है। यदि आप इसमें फोर्स लगा दिए, ठीक है, अभी अगर आप देखें तो ये किस पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर है। इस ओ पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, मीन पॉइंट, मीन पॉइंट या फिर मीन पोजीशन, मीन पॉइंट या फिर मीन पोजीशन। जैसे इसको मूव करा देंगे, ठीक है, आपने फोर्स लगा दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर, इस जगह पर आ गया ए पॉइंट,
ठीक है। तो उस समय यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। और फिर ये ए से घूम करके मीन पोजीशन पर आएगा और फिर मीन पोजीशन से आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर आएगा दिस वन। तो दिस इज द ऑल्सो एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। और इस तरह से ये मोशन करता रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ये मीन पॉइंट के आगे कभी पीछे मोशन करता रहेगा। तो इस मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन कहेंगे। और चूंकि ये बार बार रिपीट होगा इसलिए इसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। और चूंकि इसमें यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम होगा और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संबंध है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम होगा कितना, वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई, लेकिन ये नेगेटिव होगा, ठीक है। सो इस कंडीशन को फॉलो करता है। सो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है दैट इज द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक, ठीक है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस सिंपल पेंडुलम में हम लोगों को जो पढ़ना है वो एक्सप्रेशन निकालना रहता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम के जो ये स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या होती है, यही सब कुछ टर्म्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और इसमें जानते हैं आगे इसका क्या क्या जो टर्म है। सो नेक्स्ट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड यानी टी इन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही फिगर को नोट कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, दिस वन इज द रिजिड सपोर्ट, दिस वन इज द रिजिड सपोर्ट। और यहाँ से एक मेटल का बॉल जो है वो मीन पोजीशन पर लटका हुआ है, दिस इज द मेटेलिक बॉल। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो कुछ टाइम में ये यहाँ पर आता है और फिर कुछ टाइम में ये यहाँ पर आता है। दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, दिस इज द मीन पॉइंट। ये हो गया आपका मीन पॉइंट, और ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट। सो दिस इज द मीन पॉइंट और ये एक्सट्रीम पॉइंट। इसमें मान लेते हैं ये L, इस स्ट्रिंग की लेंथ है L और इसका जो वेट है दिस बॉल है ना, दिस इज द वेट इज द mg इज द वेट। यहाँ पर एंगल ये बना रहा है थीटा और इधर भी एंगल है थीटा। सो एक कोई बॉल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि लेट ए सिंपल पेंडुलम या ए पार्टिकल दैट इज द मेटेलिक बॉल, ए मेटेलिक
a metallic bob is suspended and doing SHM, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यहाँ पर mg क्या है, तो mg इक्वल टू वेट, mg इज द वेट ऑफ द बॉब, इस बॉब का वेट है। l इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस धागे की लंबाई है। एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के द्वारा जो एंगल मेड हो रहा है, दैट इज। नाउ अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, जब बॉब मीन पोजीशन पर है उस समय वेट नीचे काम कर रहा है इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेट नीचे काम कर रहा है, ऊपर क्या काम करेगा, इस जगह पर ऊपर की दिशा में रस्सी में टेंशन काम कर रहा है और नीचे काम कर रहा है वेट, नीचे क्या कर रहा है, वेट, W इक्वल टू mg, नीचे वेट काम कर रहा है। यही बॉडी जब ए पर पहुंचता है तो अगर हम देखें तो इस दिशा में, ठीक है, इधर की दिशा में यहाँ पर टेंशन ही है, लेकिन वेट तो काम करेगा सीधा इधर, ये हो गया mg। वेट तो हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, लेकिन टेंशन तो धागे में होगा, तो चूंकि धागा का पोजीशन इधर है तो इधर हो गया टेंशन, दिस वन, यही टेंशन यहाँ पर है, ये इधर टेंशन है, ओके, दिस वन, इधर टेंशन काम कर रहा है और वेट इधर काम कर रहा है। अब इस वेट का अगर हम कंपोनेंट तोड़ें, ठीक है, इस वेट का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट टूटेगा, एक हॉरिजेंटली और दूसरा वर्टिकली, ठीक है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट लाइक दिस वन इधर टूट जाएगा, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इधर टूट जाएगा, यहाँ पर। इस जगह पर वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एक प्रकार से हॉरिजेंटल कंपोनेंट ट्रीट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी इक्वल टू द थीटा, दिस एंगल विल बी जस्ट इक्वल टू द थीटा। सो दिस इज द बेस, और बेस में यहाँ पर इसका कंपोनेंट जो टूटेगा दैट इज द mg, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। और इधर जो कंपोनेंट टूटेगा, चूंकि ये अगर कॉस टूटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा, दिस वन इज द mg और साइन थीटा, ठीक है। सो mg साइन थीटा along this side and mg cos थीटा along this side, mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, क्योंकि इसका वैल्यू ये कैंसिल कर दे रहा है, ये वैल्यू इफेक्टिव होता है। और यही वैल्यू क्या करता है, mg sin थीटा इस पूरे मेटेलिक बॉब को खींच करके वापस मीन पोजीशन तक लाने का कोशिश करता है, ओके। सो हियर यू कैन से दैट इन द पेंडुलम, in this pendulum various acting is doing, okay। Now in this simple pendulum, sp का मतलब simple pendulum, the various force or forces acting
ऑन बॉब। ठीक है, फोर्स काम कर रहा है क्या कि पहला जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज द वेट mg along downward, और दूसरा जो काम कर रहा है दैट इज द टेंशन इन द string along upward, ऊपर की दिशा में काम कर रहा है टेंशन। सो वेट is resolved into part. So mg resolved का मतलब क्या, टूटना, resolved into टू पार्ट्स। ठीक है, और टू पार्ट्स में रिजॉल्व करेगा तो एक कंपोनेंट बैलेंस कर दिया जाएगा किससे, टेंशन से। ओके, सो पहला वन इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट इक्वल टू mg और cos थीटा, दिस वन हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, विच इज बैलेंस्ड बाय t, जो किससे बैलेंस किया जा रहा है, t से, इसलिए दिस mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय टेंशन, ये किससे बैलेंस किया जा रहा है, टेंशन से। ठीक है, दिस वन इज द t। नाउ दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज द mg और साइन थीटा, और mg साइन थीटा रिटर्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, सो mg साइन थीटा एंड दिस इज द फोर्स। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, फोर्स क्रिएट कर रहा है, किधर, तो अलोंग मीन पोजीशन, मीन पॉइंट। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि mg साइन थीटा जो है, ठीक है, माइनस के साथ, दैट इज द फोर्स। ये क्या चीज है, फोर्स है। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, हम लोग जानते हैं कि m इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, सो हियर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब। क्लियर, इस और इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन को हम 3 कर दें। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 यानी कि mg साइन थीटा इक्वल टू m से m कट जाएगा, तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन बचेगा a इक्वल टू माइनस m, और इधर हो जाएगा g। ठीक है, g और साइन थीटा। सो दिस एक्सेलरेशन, ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन। यदि यहाँ पर थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, ठीक है, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा, इट्स दिस थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो,
since theta is very small, then sin theta is just nearly equal to theta, और हम इस a को क्या लिख सकते हैं, माइनस जी थीटा, ठीक है, जी थीटा। सो नेक्स्ट, इस फिगर में अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, फिगर में अगर ये थीटा हो और यहाँ से ओ से ए तक जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस अगर हम x मान लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो ट्रेवल हो रहा है, दिस डिस्टेंस इज x, देन थीटा विल बी गिवन एज, ये थीटा जो होगा, ठीक है, दिस इज x बाय एल। अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, ये इस टाइप से है, ठीक है, यदि ये x हो जाए और ये है थीटा और ये है एल, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू x बाय एल, ये जो चाप की लंबाई है बटे रेडियस एल, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा, त्रिज्या खंड में जो कोण बनते हैं, ठीक है, ये थोड़ा 10 क्लास का सर्कल का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाय एल। तो यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू बैठा दें तो a इक्वल टू माइनस जी इंटू एक्स बाय एल, एक्स बाय एल। सो दिस इज द वैल्यू, ओके। इसको अगर हम और लिखने का प्रयास करें, दिस इज द माइनस जी बाय एल, इसको एक टर्म मान लिया जाए, ठीक है, और इधर x, ठीक है, a इक्वल टू माइनस जी बाय एल इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, दिस वन इज द कांस्टेंट, चूंकि ये इनफ्लेक्सिबल है तो कांस्टेंट ही रहेगा, जी भी कांस्टेंट है ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, ऑफ माइनस एक्स, और माइनस एक्स यहाँ पर क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ओके, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉब, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ठीक है, दिस सोज, यहाँ लिख सकते हैं, दिस सोज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इज SHM। कभी कभी आता है ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कि ये बताइए सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सो कीजिए, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। नाउ एक्सेलरेशन तो आपका आ गया, ठीक है, a इक्वल टू दिस वन, g बाय एल इंटू एक्स। नाउ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा, दिस वन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज, नाउ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एज, सिंपल पेंडुलम, चूंकि अब यहाँ शो हो गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड होता है 2 पाई इंटू रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। यहाँ तो प्रूफ हो गया, ठीक है, दिस इक्वेशन शोज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या होता है,
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड 2 पाई इंटू रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिख लिया 2 पाई इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, और इसलिए 2 पाई इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज हियर एक्स। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपल पेंडुलम का एक्स है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये सिंपल पेंडुलम यहाँ पर ए पर जा रहा है, फिर ए से इधर आएगा, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या माना है, एक्स माना है, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के जगह पर आप क्या लिख देंगे, एक्स लिखेंगे। एक्सेलरेशन विल बी हियर ए, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और इस ए का हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। सो टी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर आ जाएगा एक्स बाय सिंपल एक्सेलरेशन। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि आप ए का वैल्यू बैठा दें, ठीक है, ए का वैल्यू अगर बैठाएं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली, तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है वैल्यू ए इक्वल टू दिस वन, ए का वैल्यू कितना है, माइनस जी बाय एल इंटू एक्स। ए का वैल्यू है माइनस जी बाय एल और इंटू में एक्स। यदि ये वैल्यू यहाँ पर बैठा दिया जाए ए के जगह पर, ठीक है, याद रखें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बैठाना है। अगर ए बराबर इतना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइन हटा देंगे तो, और ये x मल्टीप्लाई कर देंगे जी एक्स बाय एल, तो नीचे क्या लिख देंगे, जी एक्स बाय एल, ठीक है। x से x कट गया और ये l ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए t इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई इंटू रूट अंडर l अपॉन g। सो दिस इज द value of time period, this is the value of time period of the mass, ठीक है, in simple pendulum. So this is the expression of time period of the mass या फिर बॉब ऑफ इन कर दीजिए, ठीक है, इन सिंपल पेंडुलम। तो आप लोग इसे बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और इसको स्लोली वीडियो को रोक करके आप देखेंगे। आज का भी वीडियो थोड़ा लंबा है, ठीक है, मैं बीच में इसको रोकना नहीं चाहता हूँ क्योंकि एक कांस्टेंट फ्लो होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी गैप हो गया तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके देखते रहेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड पेंडुलम के बारे में बात करेंगे और कुछ एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करेंगे। चलते चलते हम आपको बता दें कि सिंपल पेंडुलम, ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें एक मेटल बॉब को इनएक्सटेंसिबल और वेटलेस स्ट्रिंग से लटकाया जाता है, और इसके जो मोशन होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई इंटू एल बाय जी होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर एल का वैल्यू बढ़ जाए, एल का वैल्यू अगर बढ़ जाए, ठीक है, चूंकि जी तो वैल्यू कांस्टेंट है, अगर एल का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगा। या ऐसे समझिए ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है किस पर, लेंथ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी पर। अगर जी का वैल्यू बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, अगर जी का वैल्यू घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो ये सब कुछ कुछ कंसेप्ट है, ठीक है, यानी कि इसमें डिस्कशन है कि
इफेक्ट ऑफ मास क्या होगा, बॉब का मास बढ़ा दिया जाए तब टाइम पीरियड क्या होगा, यदि जी का वैल्यू बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, यदि एल का वैल्यू बढ़ा दिया जाए यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो आप जैसा यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, यदि एल बढ़ जाता है तो टाइम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो इफेक्ट ऑफ लेंथ, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये सब कुछ कुछ बात है, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और फिर सेकेंड पेंडुलम एक टर्म है। तो सेकेंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। यहाँ पर टाइम पीरियड इतना है, यदि टाइम पीरियड एक ऐसे सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो, ओनली 2 सेकेंड, ओनली 2 सेकेंड, then that simple pendulum is known as second pendulum। ओके, उसके नाम से ही सेकेंड पेंडुलम रखा गया क्योंकि उसका टाइम पीरियड ही सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बात है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।